नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। और आज के हमारे खास मेहमान हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के यूनिट हेड प्रोफेसर डॉक्टर नीलेश पतिरा। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास थैंक यू अविनाश जी, थैंक यू। डॉक्टर नीलेश पतिरा पिछले 15 वर्षों से फिजिशियन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार लोगों का यहाँ पर उपचार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर सामान्य बात करें हम तो फिजिशियन वो होता है जिसके पास पहली बार मरीज जाता है, उसको किसी भी तरह की बीमारी हो, चाहे चेस्ट पेन हो या सिर में दर्द हो, सर्दी जुकाम बुखार हो, पहली बार वो आपके फिजिशियन के पास में ही आता है। तो किस तरह के मरीज जो है वो आजकल आपके पास आ रहे हैं, कैसे आप उनको अगर वो आपका मरीज है तो आप उसका इलाज करते हो, और अगर कहीं और आपको रेफ़र करना हो तो वो आप करते हैं? अविनाश जी, मेडिसिन डिपार्टमेंट अपने आप में एक बहुत ही वृहद डिपार्टमेंट है और मेडिसिन के जो फिजिशियंस हैं या डॉक्टर्स हैं, किसी भी रोग के निदान या डायग्नोसिस के लिए वो प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करते हैं। हमारे ओपीडी में यदि इन्फेक्शियस डिजीज़ को साइड में रखकर हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो ब्लड प्रेशर, हमने आम भाषा में हम रोज़ सुनते हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड की डिजीज़, पेट से संबंधित रोग, अपच, इंडाइजेशन, लीवर संबंधित रोग या किडनी के संबंधित रोग, इस तरह के जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, इनके मरीज काफ़ी बहुतायत में देखने को मिलते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ अभी किसी भी देश के हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये बहुत ही लार्ज ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है और इसमें बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो असंक्रामक या नॉन कम्युनिकेबल हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं, ऐसी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी में आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, लीवर संबंधित बीमारी या किडनी संबंधित रोग, हार्ट संबंधित डिजीज़ या ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम्स। ये सब एनसीडी या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी में आती है और यही रोगी अन्य रोगों के साथ मिलकर हमारे ओपीडी में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। आपने जो एनसीडी के बारे में बताया है, ये तमाम चीज़ें जो है ये अब युवाओं में भी ज़्यादा होने लग गई। ब्लड प्रेशर, कम उम्र में हार्ट अटैक जो है वो युवाओं में आने लग गया। इसके पीछे क्या कारण है? बहुत ही जो वर्तमान की ज्वलन समस्या है उस पर आपने बिल्कुल हिट मारा है, ये कि ये युवा वर्ग जो हमारे देश का आगे का भविष्य है, और हम जैसा कि रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि यंग ऑनसेट किसी भी जवान को जो है 20-22 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है या पक्षाघात या स्ट्रोक हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, मैं थोड़ा सा विस्तृत में जाना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ हमारी जीवन शैली। इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है, जो इतनी बढ़ रही है मात्रा डायबिटीज़ की, और हमारा भारत जो है अब कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ कहलाने लगा है, तो इसके पीछे लाइफस्टाइल, खान पान में जो हमारा परिवर्तन हुआ है, जंक फूड का चलन हुआ है, अनहेल्दी फूड्स जो हम खा रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमारे शरीर की उपापचय दर पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा इम्पोर्टेंट कारण हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी। हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के बिना कदम नहीं बढ़ाते हैं, तो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें मोटापा, शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, शरीर इनकी मात्रा बढ़ाती है और ये कहीं ना कहीं इन सभी रोगों के लिए एक तरह से ओपनिंग गेट है। तो दरवाज़ा खुला हुआ है और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ अंदर प्रवेश कर रही हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का नशे का जो है सेवन बहुतायत से कर रहा है, जिसमें स्मोकिंग हो, अल्कोहल का कंजशन हो या किसी भी अन्य जो है रिक्रिएशनल ड्रग्स, अफीम, गांजा या ये है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर जो एक स्टेटस है कि ये कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल है कि कोई युवा यदि स्मोकिंग नहीं करता है तो वो उसका स्टेटस नहीं है। ये बहुत ही गलत भ्रांति है और ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये इन बीमारियों को बहुत उच्च लेवल पर बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं को जो लगती है वो ये है कि हमारे शरीर को हम मानते हैं कि हम यंग हैं, ये जो बीमारियां हैं ये 50 साल की बाद में उम्र में आता है, तो ये हमारा गलत कंसेप्ट है। हमें कभी भी कोई भी संकेत हमारे शरीर देता है तो उसको नज़रअंदाज ना करके अपने नज़दीकी फिजिशियन से कम अपना एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए ताकि आने वाली गंभीर बीमारियों को रोक सकें। लाइफस्टाइल के साथ में क्या मौसम में बदलाव होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी से गर्मी आ रही है, बारिश आ रही है,
तो ये क्या ऋतु बदलाव भी उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, और बच्चे, युवा और बुजुर्ग में किस तरह का उस दौरान ध्यान रखने की ज़रूरत है? हर ऋतु के दौरान अलग अलग जो बीमारियां हैं उनका प्रचलन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जैसे मैं गर्मी की बात करूं तो गर्मी के दौरान पानी की कमी होने की वजह से या कहीं दूषित खाने की वजह से डायरिया, बदहजमी, पेट, उल्टी, दस्त या हैजा ऐसी बीमारियां ज़्यादा होती है। सर्दी के मौसम के अंदर हमारे ओपीडीज़ में सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा के पेशेंट, सीओपीडी के पेशेंट, आर्थराइटिस के पेशेंट, ऐसे पेशेंट की मात्रा थोड़ी सी सर्दी के दौरान बढ़ जाती है। खासकर बुजुर्ग वर्ग सर्दी के दौरान काफ़ी परेशान होते हैं और हम देखते हैं ओपीडी में कि सर्दी के दौरान बुजुर्गों के अंदर हार्ट अटैक की समस्या, स्ट्रोक या लकवे की समस्या ज़्यादा होती है। इसके पीछे का कारण ये है कि टेम्परेचर जैसे ही कम होता है तो हमारे शरीर की जो नसें हैं वो सिकुड़ना शुरू होती हैं। सिकुड़ने की वजह से ब्लड का संचार कम होता है या धीमा पड़ता है और इसका सीधा सीधा इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है। तो जब ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो क्या होगा, क्लॉट बनेंगे और वो क्लॉट कहीं ना कहीं हृदयाघात, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। तो बुजुर्गों को मैं ये जी न्यूज़ के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपनी दवाइयाँ, डायबिटीज़ के मरीजों को अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से डॉक्टर के बताए अनुसार लेनी चाहिए। पहली चीज़, सर्दी के दौरान मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जो पहले चल रही थी कहीं ना कहीं उनकी मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता रहती है। सर्दी के इन 3-4 महीने जो सर्दी पड़ती है उस दौरान तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर की वजह से कई बार ब्रेन हेमरेज, अस्थमा का अटैक, हार्ट अटैक, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह रखनी चाहिए। ज़्यादा हो सके तो बाहर निकलने की कोशिश, ज़्यादा बाहर ना जाएं। अपने जहां आप रह रहे हैं उस एनवायरनमेंट को वार्म रखें, पर एयर वेंटिलेटेड भी रखें जहां रोशनी आ सके सूरज की, और दवाइयाँ नियमित रूप से रखें। कोई भी समस्या आपको लगती है जिसको आपको लगता है कि वो माइनर है, पर आप उसे माइनर ना लेके अपने जो भी आपके चिकित्सक हैं या फिजिशियन हैं उनको एक बार ज़रूर संपर्क करें। हो सकता है कि वो कोई बड़ी बीमारी का अंदेशा या अलार्मिंग साइन हो। जब कई बार हम देखते हैं कि वर्कआउट कर रहा है, जिम में एक्सरसाइज करते हुए, रनिंग करते हुए, इस तरह से वर्कआउट करते हुए भी लोग हार्ट अटैक आ जाता है, कई बार अचानक से गिर जाते हैं। तो ये क्या कारण है, जबकि वो तो अपने आप को फिट रखने के लिए वो चीज़ें कर रहे होते हैं? जो आपने जिम की बात करी वो हेल्थ अवेयरनेस से रिलेटेड है। आज किसी भी को, हमारे ओपीडी में हम किसी को भी बोलते हैं कि आपको फिजिकली फिट रहने की आवश्यकता है तो सबसे पहले वो एक ही चीज़ करता है, जिम ज्वाइन कर लेता है, ये जाने बिना कि उसका शरीर उस जिम में जो विग्रस एक्सरसाइज है, 3 तरह की एक्सरसाइज होती है, एक माइल्ड इंटेंसिटी, एक मॉडरेट इंटेंसिटी और सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज। आपको जिम ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपका शरीर उन विग्रस एक्सरसाइज के लिए फिट है या नहीं, और ये तभी पता लग सकता है जब आप फिजिशियन से प्री जिम अपना चेकअप करवाएं कि आपको कौन सी बीमारियां हैं या हैं भी सही या नहीं, क्या आपका हार्ट हाई लेवल की इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने के लिए सक्षम है या नहीं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जिम के दौरान काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। तो जिम ज्वाइन करने से पहले या कोई भी विग्रस एक्टिविटी करने से पहले अपने फैमिली फिजिशियन या इनसे संपर्क करें। हो सकता है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको पता ना हो, वो बहुत हाई लेवल पे चल रहा हो सकता है आपके खाने पीने में ऐसी चीज़ें आ रही हों जो आपके शरीर में गलत प्रोसेस को प्रोड्यूस कर रही हों, और गंदा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं वो इन सब हृदयघात या पक्षाघात के लिए प्रमुख उत्तरदायी है। तो आपको जिम ज्वाइन करने से पहले अपने फिजिशियन से आपका वर्क स्टेमिना पता लगना चाहिए, वो आप चेकअप करवा सकते हैं। इससे जिम के दौरान होने वाली गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। केवल जिम करने से ही आप फिजिकली फिट नहीं रह सकते, खान पान प्रमुख रोल प्ले करता है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पिछले 5 सालों से जो है फतेह सागर की पाल पे या करणी माता के दर्शन करते हैं, ऊपर वापस नीचे उतरते हैं, पर नीचे उतरने के बाद वो समोसे, कचौरी और इनका सेवन करते हैं। तो आपका ऊपर चढ़ना जो आपका वर्कआउट है वो सब फेल है, क्योंकि आपके जो आपने समोसे कचौरी जो लिए हैं वो दे कंटेन मोर ऑफ ट्रांस फैट, शुगर की मात्रा आपके डाइट में बहुत ज़्यादा है, ये आपके मोटापे को बढ़ाती है। मोटापे से बाकी कोलेस्ट्रॉल लेवल हार्म होता है, हृदय को बहुत तेज काम करना पड़ता है, जोर लगा के काम करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके हृदय पे प्रेशर बढ़ता है। और जब कोई भी हार्ट लंबे टाइम तक प्रेशर के अंडर प्रेशर काम करेगा तो कभी ना कभी उसको सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, और ये सर्विसिंग कहीं हार्ट अटैक, हृदय संबंधित अरिथमियाज, हृदय गति की अनियमितता, उन सब चीज़ों से संबंधित है। दोस्तों, आप खुद फिजिशियन हैं, PMCH में कोई पेशेंट आपके पास आता है, किस तरह से आप उसको ट्रीट करते हैं? क्योंकि कई बार देखा जाता है आए और कुछ टेबलेट्स लिख दी और चले गए,
तो आप यहाँ पे इस हॉस्पिटल में किस तरह से मरीजों को ट्रीट? हमने वार्ता से पहले जो बात शुरू की थी कि हम फिजिशियन किसी भी रोग के लिए प्रथम सीढ़ी हैं, तो जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारा सबसे पहला ध्येय होता है कि उसकी पूरी बात को सुना जा सके। क्योंकि कई बार मरीज़ चीज़ें लिख के लेके आता है और वो यदि डॉक्टर जल्दी में होता है तो वो सोचता है मेरी तो 2 बातें तो डॉक्टर को बतानी भूल ही गई। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम हमारे मरीज़ को पहले उसकी पूरी बात सुनते हैं, ताकि उसकी पूरी बीमारी को हम एक हिस्ट्री के माध्यम से पता कर सकें। पीएमसीएच में हमारे पास मेडिसिन जो डिपार्टमेंट है, काफ़ी अभी उदयपुर का सबसे बड़ा मेडिसिन डिपार्टमेंट फैकल्टी वाइज हमारे पास है। पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी विभिन्न प्रकार के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और मेरा ये मानना है कि फिजिशियन होने के नाते हमें मरीज़ को थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा देना चाहिए उसकी बात को सुनने में, उसको एग्जामिन करने में, ताकि वो अपने दिल की बात कह सके और उससे उसका डायग्नोसिस और सुगम हो सके और उसको इलाज में लाभ मिल सके। तो मेरा जो कंसेप्ट है पेशेंट को देखने का वो यही है कि फर्स्ट लिसन द पेशेंट, देन स्पीक फ्रॉम योर साइड। आपने कहा कि उदयपुर का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट फिजिशियन का वो यहाँ पे है, किस तरह से उसको डेवलप किया गया है? क्योंकि जो भी मरीज़ यहाँ पे आता है कैसे उसका उपचार होता है? आपके पास आया, हर डॉक्टर की अपनी एक ट्रीटमेंट करने की एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। किस तरह से उस डिपार्टमेंट को डेवलप किया गया है और दूसरे डिपार्टमेंट से आप किस तरह से जुड़े हुए रहते हैं? क्योंकि अगर वो मरीज किसी और बीमारी से ग्रसित है या उसको तुरंत वहाँ पे भेजना है, तो इस तरह का कोलिब्रेशन कैसे है यहाँ पर? पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गिलोका बेदला में हमारे पास सुपर स्पेशलिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट की काफ़ी कोऑर्डिनेटेड टीम्स हैं। हमारे पास कोई भी पेशेंट जो हमसे संबंधित है, जो सबसे पहले हमारे पास आया है और उसके बाद हमको किसी दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र करना है, तो हम आपस में कम्युनिकेट करके हमारे लोगों को, हमारे जो रेजिडेंट हमारे अंदर हैं, उनके साथ हम उनको कोऑर्डिनेट करके ताकि उसको त्वरित इलाज मिल सके और उसका इलाज अच्छे तरीके से हो सके। तो हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन का जो है बहुत अच्छा समन्वय है, और जो सुपर स्पेशलिटी या दूसरे अन्य डिपार्टमेंट में उनसे काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन हो गया, मरीज को त्वरित इलाज मिलता है और मरीज को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। दूसरी बात, हमारे जो चेयरमैन राहुल जी अग्रवाल साहब हैं, उनका जो व्यू है कि आर्थिक स्तर या आपका फाइनेंशियल लेवल कभी भी आपके इलाज के दौरान जो है वो बाधा नहीं बनना चाहिए। आपको बता दें, पीएमसीएच पिछले 6 महीने से लगातार निःशुल्क कैंप, जिसमें पेशेंट को रहना, खाना पीना, दवाइयाँ, जांचें, ये सब चीज़ें फ्री में मिल रही थी। और इससे हमारे जो विलेज या रिमोट एरिया के जो पेशेंट्स हैं, जिनको कभी ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होता है, कभी उनकी गोली भी लेनी होती है या नहीं लेनी होती, उनको पता ही नहीं था। तो इस कैंपों के माध्यम से और हमारे राहुल जी के विजन के माध्यम से ऐसे हमारी सेवाएं उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको उनकी बीमारी के बारे में पता भी नहीं था। तो मैं पीएमसीएच में ये जो सुविधाएं दी जा रही हैं, इसका लोगों को बिल्कुल इसके बारे में जागरूक करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं, इनके बारे में जागरूक होकर ही हमको इनसे निजात मिल सकती है। अन्यथा ये बीमारियां आगे बड़ी बीमारियों का रूप लेने में समय नहीं लेती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू विनाश। तो आप थे पीएमसीएच के फिजिशियन डॉक्टर नीलेश पतिरा जी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे पीएमसीएच के टीबी चेस्ट डॉक्टर सुनील कुमार से।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वक्ष एवं क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आप 10 साल से अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। अगर लंग्स की बात करें हम, तो किस तरह की बीमारियाँ जो है वो लंग्स में होती है और उससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस जो है वो रखने चाहिए? देखिए, लंग्स की जो कॉमन बीमारियाँ होती हैं उसमें जैसे निमोनिया है, ट्यूबरक्लोसिस है जिसको हम टीबी बोलते हैं, COPD है, एलर्जी है, अस्थमा, दमा, इस टाइप की कॉमन जो टर्मिनोलॉजी है वो प्रचलन में है। इसके अलावा लंग कैंसर है, ये भी लंग की एक बीमारियाँ होती हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है। तो हम कहें तो लंग्स की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, है ना। तो जो कॉमनली एनकाउंटर्ड बीमारियाँ जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती हैं वो है जैसे अस्थमा है, टीबी है और COPD है जो ओल्ड एज में होता है। ये सामान्य बीमारी हैं जो हमें मिलती हैं, हमारे OPDs में इसके मरीज आते हैं। डॉक्टर साहब, बात करें किस तरह से इनसे प्रिकॉशंस जो है वो रखे जाए, सावधानियां बरती जाए। क्या जो मौसम में बदलाव होता है उसका भी क्या इन बीमारियों के ऊपर प्रभाव रहता है? देखिए, जो बदलता मौसम है, बदलते मौसम में होता क्या है कि कुछ वायरस होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं और इस जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनमें हम देखते हैं कि जैसे बदलता मौसम है मानसून से जैसे ही सर्दी आती है तो हमारे पास पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। अगर हम उन पेशेंट्स को एनालाइज करें तो हमें पता लगता है कि वो पेशेंट ऑलरेडी जैसे COPD के पेशेंट हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, तो उनमें एक वर्सनिंग होती है जिसको हमारी भाषा में हम बोलते हैं कि एक्जासर्वेशन या अटैक आया, जैसे एस्थमेटिक अटैक है, ये कॉमन होते हैं मौसम बदलने पर। COPD अटैक है, इस टाइप के होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, सीजनल कफ, इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये हमें जो बदलते हुए मौसम के टाइम पे मिलती हैं। और जैसा आपने पूछा कि हम इन बीमारियों से कैसे बचें, तो मैं आपको एज ए होल बताता हूँ। लंग्स की बीमारियों से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आप स्मोकिंग ना करें, ना अपने आसपास किसी को करने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो तो है ये। दूसरी अगर मैं बात को करूँ तो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए आप संतुलित भोजन लें, नियमित व्यायाम करें और अपना जो वजन है वो नियत रखें। इसके अलावा हम जैसे बात करें तो हमारे घरों में कॉमन जैसे स्पेशली गांव के में होता है कि जो लकड़ियां यूज में लेते हैं खाना पकाने के लिए, तो लकड़ियों के स्थान पर अगर हो सकता तो LPG या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ करें। अगर मान के चलो लकड़ी यूज़ करनी ही पड़ रही है आपको, तो एटलीस्ट मैं इतना कहना चाहूँगा कि वो बंद कमरे में एक चूल्हा ना जलाएं, ओपन स्पेस में चूल्हा जलाएं, ओपन स्पेस में बनाएं। तो इससे हम रेस्पिरेटरी जो डिजीज़ है उससे बच सकते हैं। इसके अलावा जब भी आपको खांसी जुकाम है, जो कॉमन कोल्ड है, तो आप खांसी करते हो या छींकते हो तो अपने मुंह पे रुमाल रखें। इसके अलावा कॉमन जो बीमारी हैं रेस्पिरेटरी जैसे इन्फ्लुएंजा है, न्यूमोकोकल है, इनके बचाव के कुछ टीके लगते हैं, वो टीके आप लगवाएं। तो ये मैं कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये बीमारियाँ जो है ये सामान्य हैं, जैसे खांसी का आपने कह दिया या जो भी है, ये कब भयानक रूप जो है वो ले लेती है कि किस तरह की लापरवाही बरत ले कोई भी? देखिए, जो सामान्य बीमारी हैं हमारी, अगर खांसी जैसे बात करें, कॉमन कोल्ड, हम ये मानते हैं कि एक साल में 2 से 3 बार जो कोल्ड होता है वो कॉमन कोल्ड होता है। वो लगभग हर किसी को होता है और कॉमन कोल्ड की जो यूजुअली 5 से 6 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है वो हम लेते हैं, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन कोल्ड कई बार ठीक होता है तो कोल्ड ठीक हो जाता है, खांसी रह जाती है। वो खांसी कई बार लंबे चल जाती है, तो इवन कैन से 4 to 5 वीक्स तक भी चल जाती है। खांसी में अगर बलगम आता है, बलगम का कलर पीले रंग का होता है, बुखार आने लग जाता है या खांसी के साथ सांस फूल रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, तब आपको एक पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं खांसी जमा कॉमन कोल्ड में, इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस फूल रही है, शरीर नीला पड़ रहा है, छाती में दर्द है, बुखार है जो उतर ही नहीं रहा है, तो आप उसमें लापरवाही ना बरतें, अपने डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर साहब, कोविड का एक दौर आया था, आपने भी देखा कई सारे लोगों ने कोविड के कारण अपनी जान जो है वो गंवा दी। उसके बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? वो लोग जिनको कि कोविड नहीं हुआ, वो लोग की जो कोविड में ज़्यादा बीमार रहे थे, उनके लंग्स के ऊपर क्या प्रभाव हुआ है? उसके बाद में किस तरह के मरीज जो है वो OPD में आने लगे हैं, या जिनको नॉर्मल कोविड हुआ वो एक डोज में या कुछ समय में ठीक हो गए? तो क्या ये कैटेगरी जो अलग अलग अपन बांटे,
तो किस तरह के पेशेंट आने लगे हैं और उनको क्या अलग से कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, कोविड का एक बहुत ही खतरनाक दौर था। उस समय बहुत सारी जानें गई थी, कुछ लोग सर्वाइव भी कर रहे थे, कुछ लोग हमारे पास जो कोविड से सफ़र थे, कोविड जिन्होंने भुगता था, वो अभी हमारे पास भी आ रहे हैं। हमने हमारे इंस्टीट्यूट में एक स्टडी प्लान करी थी इसको लेके कि हम 6 महीने पे जो मरीज़ कोविड से बच गए उनका 6 महीने पे हम उनको बुलाएंगे और उनकी लंग्स की स्टडी करेंगे। तो हमने जो कंक्लूजन पे पहुंचे थे उस स्टडी में, तो उस स्टडी में ये था कि ज़्यादातर मरीज़ जिनका कोविड हुआ था उनके लंग्स आज हेल्दी हैं, उनमें कोई रेजिडुअल या ऐसे कहें तो हम कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला है कि अभी जो कोविड का निशान है। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5 to 7% पेशेंट्स में हमने जो एबनॉर्मलिटी नोट करी थी वो ये थी कि जो हमारा ऑक्सीजन लेने का डिफ्यूजन है बॉडी में, ऑक्सीजन जो शरीर में जाती है लंग्स के थ्रू, वो जो कैपेसिटी होती है हम नापते हैं उसको डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी बोलते हैं उसको, वो कम हो गई थी। कुछ मरीजों में फाइब्रोसिस भी मिला था। अब हमने जो फाइब्रोसिस मिला था, जो कह सकते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जो मिली थी, तो उन मरीजों को जब हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला कि ये वो मरीज थे जिनका सीटी स्कोर कहीं ज़्यादा था। तो मोटे तौर पे हम ये बता सकते हैं कि ज़्यादातर मरीज तो पूरी तरह से ठीक हो गए थे लंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं दूसरी बात नहीं कर रहा हूँ हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मसल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट लंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर मरीज ठीक हो गए थे। जिन मरीजों का सीटी स्कोर ज़्यादा था, कैंसर 16, 18, 20 इस था, तो उनमें आज के टाइम पे कुछ पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के चेंजेस आज हमको मिलते हैं। अभी अगर हम उनका एक्सरे करवाते हैं, लंग फंक्शन स्टडीज़ कराते हैं, तो हमें सबूत मिलता है कि इनमें कुछ रेजिडुअल लीजन्स आज की तारीख में हैं। उनको किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि कोविड उनको नहीं हो, लेकिन कुछ दूसरी बीमारी भी हो सकती है, तो किस तरह से वो अपने आप के लंग्स को ज़्यादा सुरक्षित रख पाए, उसके लिए उनको क्या सावधानी? मैं ये कहना चाहूँगा इसमें जिन मरीजों को फाइब्रोसिस हुआ, सपोज कैंसर 5% भी फाइब्रोसिस का है, तो ऐसे लंग्स में हम ये रखेंगे जो कॉमन इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड, जैसे कॉमन कोल्ड है, वायरल इन्फेक्शन जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, इनसे वो बच के रहें। घर में किसी को अगर कॉमन कोल्ड है तो उससे डिस्टेंस बना कर रखें, क्योंकि अगर इनमें इन्फेक्शन होगा, लंग की कैपेसिटीज पहले ही कम है, अगर इनमें इन्फेक्शन होगा तो ये ज़्यादा सफ़र करेंगे। और सबसे पहला काम जो वो कर सकते हैं वो ये कि घर में किसी को भी कॉमन कोल्ड या कोई इस टाइप की प्रॉब्लम हुई है तो उससे बच के रहें। दूसरा, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप ये नहीं सेडेंट्री लाइफस्टाइल किसी भी कंडीशन में लंग्स के लिए अच्छी नहीं होती है। आप रोजाना रिस्क वॉकिंग करें और लंग्स को और मजबूत रखें, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं, इवनिंग वॉक में करें, तो इस टाइप से हम लंग्स को हेल्थी रख सकते हैं उन पेशेंट्स के लिए जिनमें कोरोना के रेजिडुअल डिजीज है। उसको एक ट्रीटमेंट में अगर हम बात करें तो इन्हीलर जो है उसको लेके कई सारी भ्रांतियां हैं। डॉक्टर लिखते हैं, कुछ लोग उसको रेगुलर भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक भ्रांति इन्हीलर को लेके जो समाज में है, क्या वो भ्रांति सही है या उस? देखिए, इन्हीलर्स को लेके समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि एक बार इन्हेलर ले लिया तो सांस नहीं आएगी, फिर दोबारा इसको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा वैसा होगा, इन्हेलर नहीं लेना चाहिए, इसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन देखो, मैं इस मामले में ये बात बताना चाहूँगा कि इन्हेलर्स डेफिनेटली बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। इन्हेलर्स में मैं आपको 2 या 3 फ़ायदे गिनाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि इन्हेलर्स में जो मेडिसिन की स्ट्रेंथ है वो लगभग 1000 गुना कम होती है जो ओरल मेडिसिन होती हैं। अगर हम साल्ब्यूटामोल की बात करें, साल्ब्यूटामोल की ओरल डोज है, गोली आती है, वो 4 mg की आती है, और अगर इन्हेलर की बात करें तो 200 माइक्रोग्राम्स का आता है, उधर mg है, इधर माइक्रोग्राम्स है। तो पहला जो बेनिफिट है वो डोज की जो स्ट्रेंथ है वो कम लेनी पड़ती है। दूसरा जो बेनिफिट होता है कि मेडिसिन है वो डायरेक्ट लंग्स में जा रही है आपको, तो इसके कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट है वो बहुत मिनिमल से होते हैं। तीसरा है, जो अगर मेडिसिन डायरेक्ट लंग्स में जाएगी तो डायरेक्ट जल्दी इफेक्टिव होगी, रैपिडली एक्टिंग है। अगर कोई मेडिसिन आप ओरली लेते हो तो जाएगी पहले जीआईटी में जाएगी, वहाँ से एब्जॉर्ब होगी, फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में घुलेगी, फिर जाके लंग्स में वो एक्ट करेगी। तो इसके हमारे पास 3 बेनिफिट्स हैं। स्ट्रेंथ कम चाहिए आपको, रैपिडली एक्टिंग है और डायरेक्ट एक्शन है, और विदाउट और मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं। तो इन्हेलर्स ट्रीटमेंट के लिए जैसे स्पेशली एस्थमा सीओपीडी की बात करें तो उसमें बहुत कारगर मेडिसिन है, और इससे हमें मतलब ऐसा नहीं है कि आदत पड़ जाएगी या इसके बिना सांस नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टडी में प्रूव्ड है ये चीज़ें। डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक टीबी फ्री इंडिया हो, तो क्या किस स्टेज पे अपन है और क्या लगता है कि ये मुहिम जो है वो किस तरह से आगे चले, कैसे काम करे, और पीएमसीएच किस तरह से लोगों को अवेयर करने का काम कर रहा है उसको लेके? देखिए, हमारा
जो है पीएम साहब हैं, उनका टारगेट है कि हम 2025 तक टीबी को देश से कम उस लेवल तक लेके आए कि नो मोर बर्डन ऑन द कंट्री, है ना। हम टीबी को एलिमिनेशन की स्टेज में लाने वाले हैं, बट अभी जैसे इस साल का हम 2023 का डाटा उठा के देखें तो अभी हमारे पास लास्ट ईयर ऑल ओवर इंडिया 25 लाख के अराउंड जो केसेज है वो नोटिफाइड हुए हैं। ये नोटिफाइड केसेज है। इसके अलावा कुछ केसेज ऐसे भी होते हैं जो पेरिफेरी में कहीं टीबी की दवाई स्टार्ट कर दी, अननोटिफाइड में है। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो 2025 नहीं, 1-2 साल हो सकता है हमें और वेट करना पड़े उस स्टेज तक पहुंचने में। दूसरा इसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ही कोविड का एरा निकला था, तो कोविड का एरा निकला तो कोविड के हमने जस्ट तुरंत बाद देखे हैं तो टीबी के केसेस में अचानक से उछाल आया था जो एक्सपेक्टेड नहीं था। अब जो उछाल आया है वो और दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, 1-2 साल और वेट करना पड़ेगा। तो शायद उसका रीज़न ये हो कि वो उछालों को अभी हम हैंडल करेंगे, वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करेंगे, तो शायद हमें, मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है कि कुछ 1-2 साल ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है हमें इसमें। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे वक्ष एवं क्षय रोग विभाग है, उसमें किस तरह से अत्याधुनिक से जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर अपन ने डेवलप कर रखी है ताकि यहाँ पे कोई पेशेंट आए तो उसको बेहतर उपचार जो है वो दिया जा सके। देखिए, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में वक्ष एवं क्षय रोग बिल्कुल एडवांस डिपार्टमेंट है। यहाँ हम हर तरीके के हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमारे पास सेपरेट ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस मैनेजमेंट वार्ड है, सेपरेट टीबी वार्ड है। टीबी की जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस, ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ऑल हम यहाँ पर रनिंग में हैं और हम सारा काम कर रहे हैं इसमें। अस्थमा की बात करी जाए तो अस्थमा के लिए हम रेगुलर मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, और हमने क्या पेशेंट के लिए कार्ड प्रोवाइड करे हुए हैं हमने पैसिफिक की तरफ से, जो सेल्फ मैनेजमेंट कार्ड बोलते हैं हम, रेटिना अस्थमा मैनेजमेंट प्लान, उन कार्ड्स पर हम दे रहे हैं मरीजों को। अगर प्रोसीजर्स की बात करी जाए तो जो वक्ष एवं क्षय रोग विभाग के प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे ब्रोंकोस्कोपी है, ये हम रेगुलरली कर रहे हैं। जो बेसिक ब्रोंकोस्कोपी है, स्पेशली लंग बायोप्सी है, ट्रांसब्रोंकियल नीडल एस्पिरेशन है, ब्रोंकियल लवाजाही हम रेगुलर तौर पे कर रहे हैं। पल्मोनरी फंक्शन स्टडीज़ में हम डिफ्यूजन लंग कैपेसिटीज है, 6 मिनट वॉक टेस्ट है, ओवरनाइट ऑक्सीमेट्री है, स्पायरोमेट्री, हम सारे यहाँ पे कर रहे हैं और हम एक बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। पल्मोनरी मेडिसिन या वक्ष एवं क्षय विभाग के लगभग सारे फील्डों में हम अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो आप थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वक्ष एवं क्षय रोग विभाग के डॉक्टर सुनील कुमार, जिनसे हमने जाना कि किस तरह से हम अपने लंग्स को स्वस्थ रख सकते हैं, किस सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, कोविड के दौरान के बाद में जो पेशेंट है उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, और साथ ही साथ पीएमसीएच में किस तरह से उपचार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है, क्या टेक्नोलॉजी यहाँ पर उपलब्ध है, उनके बारे में हमको जानकारी दी। अगले कार्यक्रम में हम और किसी चिकित्सक के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरह से आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सके और पीएमसीएच में किस तरह से अत्याधुनिक तकनीक के आधार पर यहाँ पर उपचार किया जाता है।